जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस अ पूरा एकेडमी वो यहाँ पे अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हैं और आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आपको यहाँ पे पूरी की पूरी बैकग्राउंड डिटेलिंग एक ही वीडियो में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो भी बैकग्राउंड डिटेलिंग होती है। तो चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल को शुरू करते हैं और देखेंगे यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्या एडिटोरियल है, वो सारी डिटेलिंग आपको इस वीडियो में एक जगह पे प्राप्त हो जाती है। खास करके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैं कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो दूसरी जो एस्पेक्ट है मैं क्या कहने वाला हूँ, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, क्लिक करके वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक होगा, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी की सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ कुछ एडिशनल नोट्स भी हैं इम्पोर्टेंट, वो भी चीज़ें मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ है फ्रंट पेज पे आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे। तो हम सबसे पहले इसी आगजनी से शुरुआत करेंगे जो आपका अजमेर हाईवे पे ये चीज़ें हुई है। तो टैंकर और गाड़ी के टकराव से यहाँ पे काफ़ी हैवी ब्लेजेस हुए हैं, आगजनी हुई है, जिसके कारण बहुत सारी गाड़ियाँ जल के राख हो गई हैं और दूसरी तरफ बहुत सारी कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। तो लगभग 11 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। उनको एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर राजस्थान। यहाँ पे ये घटना हुई है जिसके कारण पूरा का पूरा इंडिया भी यहाँ पे एक बार सोचने के लिए पुनः यहाँ पे तैयार हो गया। यानी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अपने आप में ही रेज करता है। इतनी बड़ी ये जो इंसिडेंट थी दोस्तों, पहले आप उसको देखिए, फिर आपको समझ में आएगी कि ये इंसिडेंट किस प्रकार से हुई है। तो आपको मैं वीडियो अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए वीडियो आप। अजमेर रोड स्थित भांग रोटा में सुबह एक बड़ा हादसा हुआ जब एक एलपीजी टैंकर में तेज धमाके के साथ आग लग गई। यह हादसा पुष्पराज पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां टैंकर बगरू की ओर से आकर टर्न ले रहा था। टैंकर को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, इससे भयंकर आग लग गई। धमाके की आवाज 10 किलोमीटर तक सुनाई दी। हादसे में 5 से अधिक लोगों की मौत की सूचना है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 29 ट्रक, एक ऑटो, 2 बसें, 5 कारें और 3 बाइक इस हादसे में जलकर खाक हो गए। आग की लपटों ने आसपास के 300-400 मीटर के दायरे में भारी नुकसान पहुंचाया। हाईवे पर चल रही कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। आग के कारण आशीर्वाद पाइप फैक्ट्री और गोदाम पूरी तरह से जल गए। आसपास की 20 से अधिक दुकानें भी इस आग में राख हो गई। कई दुकानों की छतें और शटर भी टूट गए। पुष्पराज पेट्रोल पंप पर खड़े 3 ट्रक भी आग की चपेट में आ गए। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। तो आपने अभी वीडियो जो देखा, उस वीडियो में आपको आगजनी दिखी होगी, फायर, प्लस बसेस दिखे होंगे, प्लस कार्स दिखे होंगे। तो ये इंजर्ड पीपल देखे होंगे। ये प्रॉब्लम, ये जो इंसिडेंट हुई है, एक्सीडेंट हुई है, ये बहुत ही रेयर थोड़ा देखने को मिलती है कि इतनी हाई इनफ्लेमेबल चीज़ों को इस प्रकार से एक्सीडेंट होता है। तो ये चीज़ें देखने को मिली है, जिसके कारण इसकी जो फ्लेम थी, जो आग थी, वो 300 मीटर की एरिया को कवर करी। अब सोचिए, इस ये अगर व्हीकल है दोस्तों और इसके पीछे गाड़ियां हैं,
इसके पीछे गाड़ियां हैं और ये तो जाने वाली हो गई और ये आने वाली रोड है। इसके लाइन पे भी गाड़ियां अगर खड़ी हैं और ये टर्न है, यहाँ पे गाड़ियां टर्न कर रही हैं, तो यहीं पे टकराव हुआ है गाड़ियों में। तो ये टैंकर देख सकते हैं इंडियन गैस का, और दूसरी कोलाइड करके इसी, तो इसका जो पीछे का भरने का वो जो बोनट होता है, जहां से हम लोग कोई गैस वगैरह भरते हैं, वहां पे टूट जाने की वजह से, टकराव से ये हैवी लीकेज हुई है और फायर को कैप्चर कर गई। सही बात ये है यहाँ पर कि इसके अगल बगल 2-3 पेट्रोल पंप थे, वहां पे आगजनी नहीं हुई, वहां तक चीजें नहीं पहुंची, नहीं तो और भी बड़ा ये रूप ले सकता था। तो ये पूरी चीजें आपको मैं बताया। अब एलपीजी की यहाँ पे बैकग्राउंड डिटेलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चंस यहाँ से भी बहुत सारा बना हुआ है, आगे भी बन जाएगा और काफी न्यूज में ये इंसिडेंट है, तो ये चीजें हो जाएंगी। ठीक उस गाड़ी के पीछे जो ये टैंकर थी, यहाँ पे स्लीपर बस थी, उसमें भी बहुत सारे लोग सवार थे, सोए थे। अर्ली इन द मॉर्निंग की ये न्यूज़ है, 5 से 6 के बीच की सुबह की ये न्यूज़ है, और काफ़ी हद तक यहाँ से लोग निकलने में सफल भी हुए, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए। आग की लपट में ये लोग आ गए, जिसके कारण इनकी मृत्यु भी हो गई। कई सारे लोगों को एसएमएस हॉस्पिटल में यहाँ पे एडमिट भी कराया गया। तो पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं इस आर्टिकल को लेकर के बताया हूँ। ये आर्टिकल इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर किया हूँ। इसका तो मैं पिछले वीडियो में कुछ कवर भी किया हूँ, लेकिन यहाँ पे ये नई चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, काफ़ी ये सोचने योग्य बातें हैं, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशंस का रोल निकल के आता है दोस्तों, जब इस प्रकार की एक्टिविटी होती है। तो क्या, तो सही टाइम पे यहाँ पे फायर ब्रिगेड को बुलाना, सही टाइम पे पुलिस को पहुंचाना, सही टाइम पे वहाँ पे एम्बुलेंस की सेवा प्रोवाइड करना, वहाँ के लोगों का इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इमीडिएट वहाँ के लोग आके, वो तो कम से कम जो लोग, जिन लोगों को बचाया जा सकता है, उन्होंने वो किया है। अब ये सारी सिचुएशंस निकल के आ रही है। दूसरी, जो प्रशासन है वहाँ पे, उस रोड पे, हाईवे पे, अजमेर वाले हाईवे पे, यहाँ पे, तो ये नेशनल हाईवे है, हाईवे 48 पे ये इंसिडेंट हुई है, याद रखिएगा, हाईवे 48। इस इंसिडेंट को संभालने के चलते यहाँ पे इस रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी डाइवर्ट कर दिया गया ट्रैफिक दूसरे साइड से। तो पूरी चीज़ें हुई हैं जो आपको मुझे इस वीडियो में बतानी थी। अब सबसे पहले हम चलेंगे दोस्तों एलपीजी पे ही, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे अगर फायर की बात हुई। तो इसकी डिटेलिंग को अगर आप देखेंगे तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है, एब्रिविएशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये हाईली अगर बात करी जाए तो फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेस होता है। अब इसकी हम बात करें तो मेन कंपोनेंट क्या क्या इसमें होते हैं, तो प्रोपेन होते हैं C3H8, ब्यूटेन होता है C4H10, उसके बाद कुछ और भी कंपोनेंट होते हैं छोटे अमाउंट में, तो इथेन होता है, आइसोब्यूटेन होता है, और प्रोपिलीन होती है। एडिटिव कुछ मिलाया जाता है इसमें। एक्चुअली ये जो नेचुरली ऑर्डरलेस होता है, कौन सा, ये एलपीजी, इसीलिए इसमें एक महक मिलाई जाती है ताकि लीक हो ना तो वो चीजें डिटेक्ट करी जा सके। उसका नाम क्या है, एथाइल मर्केप्टान। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और इन सबों से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मेन कंपोनेंट प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का होता है, लेकिन यहाँ पे इथेन भी होता है, आइसोब्यूटेन भी होता है, प्रोपिलीन भी होती है, और ये अगर दे दिया जाए तो ये एडिटिव है ताकि आप डिटेक्ट कर सकें। याद करिए, किचन में अगर लीक होता है तो हम लोग ये अगर ना मिले ना एथाइल मर्केप्टान, तो हम लोग डिटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि नेचुरली ये ऑर्डरलेस होता है, इसीलिए यहाँ पे चीज़ें हम लोग मिलाते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या देखा जाए तो स्टोर किया जाता है लिक्विड के रूप में अंडर हाई प्रेशर, जो सिलेंडर और टैंक में भरी जाती है, बाद में वेपराइज हो जाती है, और जो लीक करती है वो वेपराइज के रूप में निकल के चली जाती है। यूजुअली इसका यूज जो होता है कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, और फ्यूल वहीकल के लिए, इन सब चीज़ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए यहाँ पे इसका उपयोग होता है एलपीजी की। तो इसकी पूरी डिटेलिंग आपको यहाँ पे इस वीडियो में मैं दे दिया। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे जो विंटर सेशन है, पार्लियामेंट के कुछ सेशन होते हैं, कौन से, तो यहाँ पे पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, BMW, ये एक्रोनिम आप समझ जाइएगा, यहाँ पे बना सकते हैं। तो बजट सेशन,
मानसून सेशन और विंटर सेशन, ये आपको बोलेगा नहीं। तो बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, रिसेंटली विंटर सेशंस को एंड किया गया है इस विंटर सेशंस को। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि लो प्रोडक्टिविटी हुई है। देखिए, पार्लियामेंट की जब भी दोस्तों बात करी जाती है तो यहाँ पे दो हाउसेस निकल के आते हैं, एक लोअर हाउसेस और दूसरा जो निकल के आता है वो आपका राज्यसभा, अपर हाउसेस। ये लोअर हाउसेस लोकसभा, ये अपर हाउसेस राज्यसभा। ये जो है डिसॉल्व नहीं होता है और ये डिसॉल्व होता है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या कही जा रही है कि जो डिबेट था पार्लियामेंट में, उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी, यानी अच्छा फ्रूटफुल डिबेट नहीं हुआ। हमेशा अपोजिशन प्लस रूलिंग दोनों के बीच में यहाँ पे इस कर्मी से छोटे छोटे मुद्दे को लेके कॉन्फ्लिक्ट और डिबेट चलते रहे। लेकिन रिसेंटली लो प्रोडक्टिविटी की बात करी जा रही है और नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी यहाँ पे चीजें हुई। कई बार लोकसभा में भी चीजें हुई, यहाँ पे राज्यसभा में ही पास हो सकती है। जगदीप धनखड़ चेयरमैन की अगर बात करें तो अगर आपको रिमूव करना है तो वो वहीं पे पास होगी, सबसे पहले वहीं पे इंट्रोड्यूस होगी, समझ गए? तभी ये चीजें आप लोकसभा तक भेज सकते हैं। तो ये थी पूरी डिटेलिंग। एक फ्रूटफुल डिस्कशन की आवश्यकता है। यहाँ पे अंबेडकर को लेकर के काफी हैवी पूरे नेशन वाइड ये चीजें फैल गई हैं और ये डिमांड करी जा रही है कि जो भी अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं वो रिमार्क किए हैं। क्या रिमार्क किए हैं? तो यहाँ पे रिमार्क किए हैं कि जितनी बार आज का ट्रेंड बन गया है कि फैशन में ये लोग अंबेडकर 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 ये लोग नाम लेते रहते हैं, उतना अगर यहाँ पे अगर बात करी जाए, बातें यहाँ पे बोली थी कि जो भी लोग इतना नाम ले रहे हैं अगर वो भगवान का नाम ले लेते तो उन्हें स्वर्ग मिलता। इसी पे पूरी डिबेट निकल के आई है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। उसको जो गेट होती है मकर द्वार पे, वहां पे हैवी प्रोटेस्ट हो रहा है। अब इस प्रोटेस्ट को लेकर के दो गुटों के बीच में झगड़ा हो गया। अब ये तनाव इतना भयंकर हो गया जिसके कारण वहां पे उनके एमपी जो थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो सीधे कहाँ पहुंच गए, वो हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गए और सीधे किसके ऊपर एफआईआर हो गई? वो एफआईआर आपके राहुल गांधी जी के ऊपर हो गई कि उन्होंने उन्हें पुश किया जिसके कारण गिरे और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। तो ये पूरी कहानी थी। अब नेशन वाइड ये प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए, अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत है दोस्तों जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशंस का तो निर्माण किए ही किए। वो एक नेशनल नहीं, इंटरनेशनल फिगर भी हैं। रिसेंटली अगर कनाडा को आप देखेंगे तो कनाडा भी, हालांकि वहाँ पे जियो पॉलिटिक्स का खेल है, लेकिन कनाडा भी वहाँ पे अपनी कंट्री में बहुत अच्छा अगर कहा जाए तो स्टेप्स भी उठा रहा है। अंबेडकर को लेकर के काफ़ी रिस्पेक्ट दिखाया गया है उसके पार्लियामेंट में। तो ये चीज़ें हैं जो नेशन वाइड चीज़ें हैं और इनकी जो एजुकेशन है वो वेस्ट से एजुकेशन तो लेकर के आए थे। भारत में अगर इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को देखें तो पिछले वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये पार्लियामेंट में इनका रोल है। एक अच्छे जूरिस्ट थे, एक अच्छे एडवोकेट थे, एक एक्टिविस्ट थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे। हर फील्ड में इनका रोल निकल के आएगा। प्लस जो अपलिफ्टमेंट की बात करी जा रही है, सबाल्टर्न क्लास, लोअर क्लास, एससी क्लास, उनके लिए इन्होंने अतुलनीय योगदान भी दिया है। पूना पैक्ट की याद करेंगे आपको तो मदन मोहन मालवीय और आपके ये अंबेडकर साहब, इन दोनों के बीच में साइन हुआ था। क्यों साइन हुआ था? मदन मोहन ने क्यों साइन किया था? क्योंकि यहाँ पे गांधी जी जो फास्ट रखे थे तो उठने के और साइन करने के काबिल नहीं थे, तो वहां पे साइन करने के लिए मदन मोहन मालवीय जी आए हुए थे। तो यही सारी चीजें थी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, पूना पैक्ट कब हुआ था? जरा कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ये सारी चीजें जो एक्सप्लेन कर दिया हूं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन आप दबा देंगे तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और अगर ज्यादा अच्छा वीडियो लग गया हो दोस्तों तो शेयर जरूर से कर दीजिएगा। यहाँ पे फेसबुक प्लेटफॉर्म या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एक आपका सपोर्ट की यहाँ पे आवश्यकता है चैनल ग्रोथ कराने के लिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक A chance to strike gold during the कुवैत विजिट। अब बातें यहाँ पे निकल के आ क्या रही हैं हम लोग यहीं पे समझेंगे।
सबसे पहले अगर बात करी जाए तो 43 ईयर्स में यहाँ पे पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे। इंदिरा गांधी के बाद 1981 में गई थी कहाँ पे, कुवैत। इनके बाद नरेंद्र मोदी साहब विजिट किए हैं कुवैत। तो ये चीजें 21-22 में तय थी, लेकिन कोविड के आने से पोस्टपोन हो गया। अब रिसेंटली बायलैटरल टाइज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है गल्फ कंट्री से, जो कि कुवैत भी आता है। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को कई बार मैं बताया हूं, मैं इसका नोट्स आपको किसमें दे दूंगा, इसका नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप वहां से जाकर के गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की अच्छी सी तैयारी भी कर सकते हैं, उसके बारे में जान भी सकते हैं। तो इसकी डिटेलिंग मैं वहां पे दे दूंगा, यहाँ पे मैं नहीं दिया हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबा भी हो जाता है। अब ये चीजें जानिएगा कि कुवैत की और इंडिया की जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है उसको देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, और जो उसकी पोटेंशियल है इंडिया की और कुवैत की, उसको हमको और आगे लेकर के चलना है, अपनी पोटेंशियल को बढ़ाना है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की अगर बात करें तो इंडिया की और कुवैत की दोनों की एक अच्छी रिलेशंस भी है। यहाँ पे देखा जाए तो अमेरिकन मिलिट्री बेस भी है कुवैत में, समझ गए, अमेरिकन मिलिट्री बेस भी है। तो ये यूएस का एक अहम रोल भी है जियोपॉलिटिक्स के अनुसार। दूसरी चीजें देखेंगे तो एक इसका न्यूट्रल स्टांस रहता है कई सारे इश्यू पे, जो भी वेस्ट एशिया का इश्यू होता है उस पे कुवैत का न्यूट्रल स्टांस भी होता है। तो इसकी जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम इन चीजों को आगे ले जाके रख सकते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करी जा रही है कुवैत से, तो यहाँ पे जब ये आजाद हुआ 1961 में, ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तब जाकर के जब 61 में आजाद हुआ, तब उस समय तक 61 तक भारतीय रुपी भी यहाँ पे अलाउ थी, चल रही थी। अब ट्रेड और पीपल टू पीपल टाइज यहाँ पे पनप रही है, यानी बहुत सारे लोग कुवैत भारत से निकल के जाते हैं, भारत का व्यापार भी अच्छा खासा है कुवैत से। इन चीजों को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 23 और 24 फाइनेंशियल ईयर की कुवैत ये 10.47 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड हुई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, एनर्जी नीड की अगर बात करें तो ऑयल रिच कंट्री है जो भारत को मदद मिल सकती है। भारत भी कोविड-19 में बहुत सारा वैक्सीन इनको दिया था, और ये भी हमें बहुत सारी हेल्प भी मेडिसिनल दिए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, मेडिकल सप्लाई, ये लोग किए थे। तो दोनों तरफ से आदान प्रदान हुआ था। पीपल टू पीपल टाइज है। 1 मिलियन इंडियंस वहां पर विराजमान है। 5 मिलियन की पूरी पॉपुलेशन में 1 मिलियन इंडियन भी वहां पे डायस्पोरा विराजमान है। तो 2023 में मार्च कुवैत में यहाँ पे हिंदी रेडियो प्रोग्राम भी चलाया जाता है वीकली, साप्ताहिक तौर पे। 60,000 स्टूडेंट यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम ऑफ इंडिया फॉलो करते हैं। तो ये एक अचीवमेंट की बात है भारत के लिए। और कोलैबोरेशन की अगर बात करें, दोनों देशों की कोऑपरेशन की बात करें, दोनों देशों की इंटेलिजेंस की बात करें, तो ये बहुत ही अच्छे स्टेप आगे के भविष्य के लिए हो सकती है। एरिया टू एलिवेट टाइज, जो हम लोगों का एक रिलेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात करी गई है। मोदी यहाँ पे विजिट किए हैं, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा रहा है। एग्रीमेंट की बात करी जा रही है कि डिफेंस में क्या कोई एग्रीमेंट हो सकता है, तो देखा जाएगा। आईएसए की बात करी जा रही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो यहाँ पर क्या चीजें निकल के आ रही हैं, तो इसको ऐड भी कर सकता है कौन, कुवैत। तो याद रखिएगा, ये पेरिस कॉन्फ्रेंस में चीजें निकल के आई थी, आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दूसरी जो चीजें निकल के आ रही हैं आपका कि इंडिया म्यूचुअली बेनिफिशियल, ये चीजें दोनों के ग्रोथ के लिए बहुत ही सही हो सकती है। कुवैत का विजन 2035 तक है, इसमें भारत का रोल भी हो सकता है। तो भारत का कोऑपरेशन चाहिए हर प्रकार से, ट्रेड, इकोनॉमी ले लीजिए, फाइनेंशियल ले लीजिए, टेक्निकली ले लीजिए, तो हम चीज़ों को यहाँ पर लेकर के जा रहे हैं। अब एडिशनल सीट की डिमांड भी करते हैं कि जो भी आप एयरलाइन चला रहे हैं उसमें कुछ एडिशनल सीट 12,000 सीट पर वीक अलॉट करिए, क्योंकि यहाँ पे आने जाने की दोनों की बातें होती हैं दोनों कंट्री से। तो इंडिया के लिए सीट अलॉटमेंट करें, तभी तो जो एयरवेज है उसमें वो लोग आएंगे और जाएंगे। तो एक प्रकार से सीट की अलॉटमेंट की बातें बोली गई हैं। तो देखा जाएगा, स्पेस वाले फील्ड में भी भारत काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया की जो ये फील्ड है स्पेस वाली, वो काफ़ी अच्छी
यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं और डेवलप भी कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। तो गगनयान से लेकर के हम लोगों ने चंद्रमा पे जा कर के पहुँचा, मार्स ऑर्बिटल मिशन पे पहुँचे, तो बहुत सारा अचीवमेंट रिसेंटली हम लोगों ने किया है। तो इसी फील्ड में देखा जाए तो एक प्रकार से हम लोग एक किक स्टार्ट कर सकते हैं गोल्डन एरा का, तभी हम अपने रिलेशन को और अच्छे से लेकर के जा सकते हैं। तो यही पूरी डिटेलिंग थी। अगर इंडिया कुवैत की रिलेशनशिप को नोट्स के रूप में आपको चाहिए तो यहाँ पे एंशिएंट कनेक्शन से लेके कल्चरल एक्सचेंज तक, डिप्लोमेटिक रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, एनर्जी सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट, हर चीज़ों के पहलुओं को यहाँ पे मैं कंसिडर किया हूँ। इंडियन कम्युनिटी जो रहती है लगभग 1 मिलियन के आसपास, तो इंडिया की कम्युनिटी कुवैत में जो रहती है वो एक प्रोफेशनलिज्म और कंट्रीब्यूशन करती है कंट्री के डेवलपमेंट में। डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के भी फील्ड में यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट में कोविड-19 के समय में बताया ही, रिसेंट डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, कई प्रकार से हाई लेवल मीटिंग हो रही है कि कैसे म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन को आगे लेकर के जाया जाए। किस फील्ड में, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, और स्पेस की भी तो बातें अब बोली जा रही हैं। चैलेंजेस भी हैं, लेबर राइट्स की बातें हमेशा उठती रहती हैं कि बहुत सब कई प्रकार से वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। जो भी लेबर इंडिया से जाते हैं कहाँ पे, गल्फ कंट्री, तो वहाँ पे कई सारे छोटे छोटे इश्यू भी होते हैं, उसको भी टैकल करनी पड़ेगी। जैसे कि पासपोर्ट उनका रख लिया जाता है तो इंडिया आएंगे कैसे, तो उनको लेबर के तौर के नहीं बल्कि स्लेव के तौर पे कई बार ट्रीट किया जाता है। तो ये भी इशू है, इसको भी टैकल कर रहा है इंडिया। और वेलफेयर ऑफ द इंडियन वर्कर कुवैत की बात करी जा रही है। जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गल्फ रीजन में हो और ये बायलेटरल अच्छा चलेगा तभी हो पाएगा। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, तो जो अपना रिलेशनशिप है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन पे यहाँ पे निकल के आ रहा है, इसे हमें और सही करनी पड़ेगी। ग्लोबल जो चैलेंज है, रीजनल लैंडस्केप है, इसको समझ के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और जियो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी, इन चीज़ों को लेकर के आगे चलना पड़ेगा दोनों कंट्री को। कौन, इंडिया प्लस कुवैत, इन दो कंट्री की बात करें तो ये पूरी डिटेलिंग आपको यहाँ पे मैं दे दिया। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि इंदिरा गांधी के बाद से कोई जा रहा है तो वो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं यहाँ पे। तो ये जा रहे हैं और देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट हम लोग, कि क्या हम लोग वहाँ से लेकर के आते हैं, क्या डील हो रही है, कौन से फील्ड में, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आई है दोस्तों तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे 5 बार सीएम रह चुके हैं हरियाणा के। क्या नाम है इनका, ओम प्रकाश चौटाला। इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है दोस्तों, और 89 ईयर्स की उम्र में कार्डियक अरेस्ट, दिल की बीमारी, हृदय का दौरा पड़ गया इनको, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। INLD, इंडियन नेशनल लोक दल से ये जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीजें, तो इनकी जो डेथ हुई है उस डेथ पे नरेंद्र मोदी की भी टिप्पणी आई है, बहुत सारे लोगों की भी टिप्पणी आई हुई है। 7 टाइम MLA रह चुके हैं और ये जेल भी गए थे। कब, 19 महीने के लिए। किस समय में, इमरजेंसी। अच्छा, इमरजेंसी की कई बार बताए थे, 1975 में लगी है, लेकिन क्या आप एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं 75 से 77 बनी है, तो ये कब, तो इसको जाकर के एक बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं कई बार आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो देखिए, जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। कई बार क्वेश्चन भी बने हैं इमरजेंसी से कि इमरजेंसी का पीरियड कब से कब है, तो देखिएगा मार्च में था, जुलाई में था, क्या था वो देखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे गगनयान की बात करी जा रही है जीवन की। ये पहला टेस्ट कैपेबिलिटी है जो देखेगा मैन फ्लाइट से पहले, जो हम लोग मैन फ्लाइट भेजने वाले हैं कहाँ पे, मून पे। तो सोचिए, एक मून है और एक पृथ्वी है। अब यहाँ से हमें यह भेजना है तो हम लोग कई बार चक्कर लगाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट भेजने की कैपेसिटी वाली मिसाइल हमारे पास है नहीं। तो यहाँ पे जाएगी, मून पे लैंड करेगी, उसी के लिए यहाँ पे चीजें हैं। तो अब क्वेश्चन तो ये नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, पूरी डिटेलिंग आपको मैं बैकग्राउंड की ही दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, VSSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, उन्नीकृष्णन नायर। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल Mark 3,
इसका सहायता से यहाँ पे जाएगी। ये चीज़ें पहुँच रही हैं कि नहीं, ये ट्रायल बेस में चलेगी। तो हम लोग जो भेजने वाले हैं, जिन व्यक्तियों को, 3-4 व्यक्ति हैं, उन लोगों को हम चंद्रमा पे भेजने वाले हैं, उससे पहले कि ये ट्रायल होगी कि चीज़ें सही से फंक्शनल हैं या नहीं है। अब यहाँ पे इसरो का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बैकग्राउंड डिटेलिंग से। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेस एजेंसी है भारत की। यह प्रिंसिपल रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करती है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आ रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विथ चेयरमैन ऑफ इसरो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होते हैं। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये चीज़ें आ रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। रिस्पॉन्सिबल ये रहती है स्पेस बेस्ड ऑपरेशन करने के लिए, एक्सप्लोरर करने के लिए, इंटरनेशनल स्पेस पे, इन सब चीज़ों को लेकर के ये फोकस करती है। पहले इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये इसका नाम था, इनकोस्पार। तो 1962 में सेटअप किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और ये किसके रिकमेंडेशन पे? तो विक्रम साराभाई के रिकमेंडेशन पे, सुझाव पे। बाद में इसका पुनः नामकरण बदल के 15 अगस्त 1969 को इसरो कर दिया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसरो बिल्ड किया है इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट, जिसका नाम आर्यभट्ट है। 2008 में आई थिंक ये लॉन्च किया जाता है। तो लॉन्च बाय सोवियत स्पेस एजेंसी इंटर कॉस्मोस इन 1975 में इंटर कॉस्मोस एजेंसी के द्वारा ये लॉन्च भी किया जाता है। तो आर्यभट्ट मुझे जहाँ तक मालूम है 2008 में किया जाता है। प्राइमरी स्पेस पोर्ट की अगर बात करें तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, थंबा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, कुलशेखरापट्टिनम, ये स्पेस पोर्ट है एक, जो भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इसरो जो है मैनेज करता है दोस्तों बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट को भी, जिसका नाम एंट्रिक्स कॉरपोरेशन बेंगलुरु में है। ये कहाँ कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी PRL अहमदाबाद में है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी आंध्रा में है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु में है। ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर उमैयम में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम केरला में है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरला में है। तो ये इसी की ही बात कर रहे थे, तिरुवनंतपुरम में ही ये चीज़ें चल रही हैं। अगर इसकी ब्रांचेस की बात करें तो ये पूरा का पूरा ब्रांच इसी से जुड़ा हुआ है, इसरो से। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से, इस प्राइम मिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मैं दे दिया। सारा का सारा एब्रीविएशन और एक्रोनेम कहा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आप एंट्रिक्स HFC, इसका एक्रोनेम पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी जो मैं यहाँ पे बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पार्लियामेंट नीड्स टू बी मोर प्रोडक्टिव, जैसी कि हम बातें कर रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव यहाँ पे डिबेट हुआ नहीं। 18वीं लोकसभा एंड हो गई 20 यहाँ पे दिसंबर को, क्योंकि 3 सेशन होते हैं। एक सेशन होता है पार्लियामेंट का क्या, बजट सेशन, मानसून जो चला गया, और विंटर सेशन भी एंड हो गया। इसी को लेकर के बात करी जा रही है कि राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को रिमूवल करने के लिए। बहुत सारे 16 बिल लेजिस्लेटिव बिजनेस में आए भी, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रूटफुल डिबेट और डिस्कशन नहीं हुआ। तो यही इश्यू निकल के आ रही है, जो एक बड़ा क्वेश्चन अपने आप में रेज कर रही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे न्यू अंडरसी केबल, तो जो इंटरनेट की केबल बिछाई जाती है ओशियन के अंतर्गत, तो ये इंडिया इसमें काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। इंडिया, जिसके कारण कहीं ना कहीं इंटरनेट की जो डिमांड है, ठीक है, वो इंडिया क्या करेगा, पूर्ति कराएगा। तो ये एक अच्छे लेवल पे इंडिया जा सकता है। तो 2 ऐसी इंडिया की यहाँ पे कंपनी है, इंडिया एशिया एक्सप्रेस, दूसरा इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। तो ये यूरोप तक
चीज़ों को फैलाने के लिए कार्य करेगी, ये एशिया में वायर फैलाने के लिए कार्य करेंगी। लगभग 15,000 किलोमीटर की ये चीज़ें हैं और ये जो चीज़ें ऑन की गई हैं 15,000 किलोमीटर की, तो ये रिलायंस जियो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम चाइना मोबाइल। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, जियो रिलायंस का इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो जो यूरोपियन एक्सप्रेस की बात करी जा रही है वो फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जिबूती इसको कनेक्ट करेगा। वहीं पे आईएक्स की बात करी जाए तो सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया इस चीज को कनेक्ट करेगा। तो इन रीजन को कनेक्ट किया जा रहा है, इंटरनेट की सेवाएं वहां पर आ सकती हैं। साउथ चाइना सी की रीजन की अगर बात करें तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंस रखता है। सही मायने में ये केवल इंटरनेट नहीं है, ये आपको स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग बनाएगा, ये आपको पॉलिटिकली स्ट्रांग बनाएगा, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाएगा, ये आपकी जियो पॉलिटिक्स को और स्ट्रांग बनाएगा पूरा का पूरा। और जब भी मैं जियो पॉलिटिक्स कहता हूँ तो क्या क्या आता है इसमें? आपका इकोनॉमिक सिनेरियो आता है, इसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशन आता है, इसमें आपका जियोग्राफिकल एस्पेक्ट आता है कि किस लोकेशन पे आपकी कंट्री है, इसमें आपका रिसोर्स भी आ जाता है कंट्री की, इसमें आपका जियो पॉलिटिक्स के अंतर्गत इसमें पूरी की पूरी आपकी डिटेलिंग आती है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के एक कंट्री कैसे चल रही है उसी को जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री का रिलेशन किस हिसाब से है, इन मुद्दों पे उसी को जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को याद होगा जनरल बिपिन रावत ये फर्स्ट सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्पॉट, यानी जल, नभ और वायु। वायु तो वही हो गया यार, जल और लैंड एंड स्काई, तीनों की जो है नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों के ये हेड पहले थे बिपिन रावत सीडीएस। इनकी जो रिसेंटली डेथ हो गई वो एक विमान दुर्घटना की वजह से इनकी डेथ हो गई। उस विमान का क्या नाम था? MI-17V5 हेलीकॉप्टर। MI-17V5 हेलीकॉप्टर ये सुलूर से वेलिंगटन जा रहे थे। वेलिंगटन ये तमिलनाडु वाला रीजन है। तो रिसेंटली बोला जा रहा था कि पेड़ पे टकराने की वजह से वहाँ पे क्रैश हो गया और लोगों की मृत्यु भी हो गई। तो इनकी पत्नी मधुलिका रावत भी उसी पे विराजमान थी और डेथ हो गई। लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आई कि ह्यूमन एरर की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो ऐसा जो है 34 में से 29 बार ह्यूमन एरर हो रही है। तो कहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं? ह्यूमन एरर से। तो ये हमें देखना पड़ेगा, वही रिपोर्ट ये चीज़ें निकल के आई हैं। 34 अगर क्लैसेस हुई हैं 17 से 22 तक, तो उसमें से 19 बार ह्यूमन एरर की गलती है। तो ये बहुत बड़ा एक रोल है दोस्तों ह्यूमन एरर का। इस प्रकार की अगर फ्लाइट क्रैश कर रही है, चाहे हेलीकॉप्टर क्रैश कर रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा, उस पर कार्य भी करना पड़ेगा, तभी हम अपनी चीज़ों को सही से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यूनुस खान और शरीफ साहब दोनों लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे डिबेट चल रहा है कि 1971 में जो इशू थी उस इशू को रिजॉल्व किया जाए, यहाँ पे बात चल रहा है। तो बांग्लादेश के एडवाइजर हैं, चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो यहाँ पे कहाँ पर मिले हैं, किस कंट्री में, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कैरो में मिले हैं, इजिप्ट की कैपिटल है। और किस मीटिंग में? तो D8 समिट में यहाँ पे दोनों लोग मिले हैं। D8 समिट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसकी बात करी जा रही है? तो जो भी रिलेशनशिप है इस्लामाबाद से इस कंट्री की, बांग्लादेश की, उसको सही करने की बात करी जा रही है। 1971 की इशू को भी, बहुत सारा इशू हुआ था जब 1971 में इंडिया अपना रोल प्ले किया था बांग्लादेश को आज़ाद करने में, तो वो कई बार भी मैं बताया हूँ उसको। यहाँ पे पाक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ये एक प्रकार से यूएस के लिए थ्रेट के रूप में उभर रहा है, क्योंकि रिसेंटली यूएस को हर जगह से नेग्लेक्शन मिली है, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो यूएस कह रहा है कि इतनी हैवी जो मिसाइल ये लोग बना रहे हैं और फोकस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं खतरा है। तो इस पर रेस्ट्रिक्शन और सैंक्शन लगा सकता है, वो देखेंगे आने वाले समय में। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे? बैकग्राउंड डिटेलिंग, क्या क्या इसके पास शक्ति है, मिसाइल है पाकिस्तान के पास। तो बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है? बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों ये होती है जो आपके एटमॉस्फेयर से सीधे ऊपर जाएगी, सीधे, ये ऐसे नहीं मूव करती है,
ये सीधे ऊपर जाती है और सीधे टारगेट करती है, तो स्पेस पे जाती है और सीधा टारगेट करती है लोकेशन पे। तो ये चीज़ें बैलिस्टिक मिसाइल, ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, लड़ाकू मिसाइल। तो ये पाकिस्तान के पास किस किस प्रकार की हैं, तो कन्वेंशनल से लेकर न्यूक्लियर वार हेड कैरी करने का यहाँ पे मिसाइल डेवलप कर चुका है पाकिस्तान, कोई छोटा बात नहीं है ये। तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम HATF हत्फ-1 है, इसकी 100 किलोमीटर तक रेंज है। हत्फ-2 अब्दाली इसको बोला गया है, और यहाँ पे गजनवी 350 किलोमीटर की रेंज है। मीडियम रेंज की अगर बात करें यहाँ पे, तो आपको शाहीन-1 आता है जो 750 से 900 किलोमीटर का रेंज है। ये देखिए पावरफुल रेंज अब आ चुका है। उसके बाद गौरी आती है जो 1200 से 1500 किलोमीटर तक। ये दोनों में न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों पावर को अपलोड कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। शाहीन-1A की बात करें तो 1000 किलोमीटर की रेंज है, इसमें भी न्यूक्लियर और कन्वेंशनल। और IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ये हत्फ-6 जिसे शाहीन-2 बोला गया, और इसकी रेंज जो है वो 2500 किलोमीटर है। यहीं पे शाहीन-3 इंडिया कह रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे लॉन्ग रेंज मिसाइल यही मिसाइल है शाहीन-3, 2750 किलोमीटर। तो ये टारगेट कर सकता है अंडमान निकोबार आइलैंड, और ये काउंटर कर सकता है इंडिया की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो याद रखिएगा ये स्ट्रॉन्ग मिसाइल है, इसकी स्ट्रेंथ कितना है। अबाबील की अगर बात करें तो 2200 किलोमीटर, और ये जो है कैपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, बहुत सारे व्हीकल को ये टारगेट कर सकता है और लोड भी कर सकता है, ले जा सकता है। तो ये अंडर डेवलपमेंट है और टेस्टिंग चल रही है अबाबील की। तो नेक्स्ट यही निकल के आएगा, और इसी की अगर बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो भी बैलेंस है एशिया में और US का रोल, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे कही जा रही है रिकंसिडर करिए सैंक्शन, एम्पावर करिए वुमेन को, जो सीरिया में अभी रिसेंटली गवर्नमेंट गिरी है। तो बशर अल असद की जो गवर्नमेंट गिरी है उसकी वजह से HTS वहाँ की जो मिलिटेंट ग्रुप है वो कह रही है नाम से कि एटलीस्ट जो भी फ्रीडम है महिलाओं को वो दी जाएगी, उनकी राइट्स दी जाएगी, उनको इंडिपेंडेंसी दी जाएगी, और उस प्रकार से कार्य चलेगा। लेकिन कुछ प्रोविंसेस हैं इदलीब सीरिया में, इदलीब कहाँ है, सीरिया में, याद रखिएगा क्वेश्चन तो कहीं से बना सकते हैं ये। इदलीब सीरिया में, वहाँ पे जो बातें बोली जा रही हैं वो कई प्रकार से कोई फ्रीडम वहाँ पे नहीं है। तो ये कैसे लेकर के चलेंगे, इसी की बात करी जा रही है। UN इस पे फोकस उठाया है पूरा। मैं कई सारे एपिसोड में, कई सारे वीडियो में ये यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया भी हूँ। तो यही थी पूरी डिटेलिंग जो मुझे आपको बतानी थी। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई है दोस्तों। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत।